हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आज हमारा मैथ्स का नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, पार्ट नंबर 1। तो इस चैप्टर की हम लोग आज स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर्स में हम लोगों को जो सबसे पहले शुरुआत करनी होगी वो करनी होगी ग्राफ से। तो चलिए सीधे हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारे कौन कौन से टॉपिक्स इसके अंदर हम लोगों को पढ़ने हैं। तो हमारे टॉपिक है, सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में हम लोग सीखेंगे कि हम लोग ग्राफ वगैरह को किस तरीके से बनाते हैं और क्या ग्राफ हमारे यूज होंगे और ग्राफ कैसे बनाए जाते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम है हमारा ग्राफिकली मेथड से अपनी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना। ग्राफिकली मेथड से हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे, जैसा कि आपके सामने यहाँ पर ग्राफ भी दे रखा है, मैंने दिखाया हुआ है कि ग्राफ को हम किस तरीके से शो करते हैं और ग्राफ पेपर पे कैसे डालते हैं। इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना होगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन में क्या लिखा हुआ है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। साइमल्टेनियस का मतलब है एक साथ दो लीनियर इक्वेशंस आपको मिलेंगी और वो भी दो वेरिएबल्स की इक्वेशन होंगी। वेरिएबल में दो का मतलब होता है कि जिसके अंदर दो डिफरेंट वेरिएबल होंगे। मान लीजिए एक एक्स वेरिएबल है तो एक वाई वेरिएबल है। अगर कोई वेरिएबल पी है तो उसके साथ कोई दूसरा वेरिएबल क्यू होगा। दो डिफरेंट वेरिएबल्स होंगे, इसमें यहां पर टू वेरिएबल्स हैं। इन अर्लियर क्लासेस, अगर आप अपनी पिछली 9th क्लास की बात करेंगे तो वहां पर आप लोगों ने जो पढ़ा हुआ है लीनियर इक्वेशंस के बारे में, टू वेरिएबल्स वहां पर भी पढ़े हुए हैं, लेकिन वहां पर सिर्फ सिंगल इक्वेशन पढ़ते थे हम लोग। याद आ रहा होगा आपको, सिंगल इक्वेशन। यहां पर इक्वेशन का क्या पढ़ना है आप लोगों को, पेयर पढ़ना है। यानी पेयर का मतलब हो गया आपको दो इक्वेशन पढ़नी है। तो इन दिस सेक्शन वी शैल इंट्रोड्यूस द नोशन ऑफ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस एज डिफाइंड एज बिलो। और इसको किस तरीके से डिफाइंड किया गया है ये नीचे डेफिनेशन भी मेंशन है। तो डेफिनेशन क्या कहती है, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी लीनियर इक्वेशंस और उनका पेयर। ये ध्यान रखना है, यहां पर पेयर की बात हो रही है और टू वेरिएबल्स मौजूद होते हैं, इज सेड टू फॉर्म अ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। और उसी को साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। एन इक्वेशन, अगर सिंपल में एक इक्वेशन की बात करूं तो इस इक्वेशन को ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 लिखा जाता है, जहां पर a बी और सी रियल नंबर्स कहलाते हैं। यानी ये कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं या फिर फ्रैक्शन भी हो सकती है, लेकिन इस लीनियर इक्वेशंस में सिंगल इक्वेशन के अंदर ए की वैल्यू और बी की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। अगर ए और बी 0 हो जाएगा तो फिर ये एक लीनियर इक्वेशन नहीं बनेगी। इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। तो ये वाली जो इक्वेशन है ये आप लोगों ने ऑलरेडी 9th क्लास में भी पढ़ी हुई है। इसी को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहते हैं। यहां पर हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो इस इक्वेशन का एक एग्जांपल नीचे मेंशन है कि 2x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0। ये एक लीनियर इक्वेशन है जिसमें a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू को 5 रिप्रेजेंट किया गया है। और इसी को आप सिंपल वे में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के नाम से जानते हैं। तो फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को लिखने का तरीका क्या है ये हम लोग आगे देखेंगे कि हम किस तरीके से अपने लीनियर इक्वेशंस के पेयर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द जनरल फॉर्म ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। आपके पास दो वेरिएबल एक्स और वाई हैं। ये दोनों वेरिएबल्स कुछ भी हो सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये कोई फिक्स नहीं है कि मुझे हमेशा x और y ही लेके चलने हैं। अगर मेरे पास दो वेरिएबल एक x और एक y है तो मैं इसके अकॉर्डिंग इक्वेशन कैसे लिखूंगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये आपकी एक इक्वेशन रिप्रेजेंट हो गई। और a2x प्लस का b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, और इसे आप दूसरी इक्वेशन कहेंगे जहां पर a1 b1 c1 ये आपके रियल नंबर्स कहलाते हैं। इस चीज का ध्यान रखिएगा। और a2 b2 c2 आर ऑल रियल नंबर्स। और इसके साथ साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी इक्वेशन को लिखोगे तो आप इस तरीके से लिखिए, कोई भी इक्वेशन लिख सकते हैं आप लोग। 7x प्लस 5y प्लस का 9 इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन हो गई। 9x माइनस का 8y प्लस का 10 इक्वल टू 0, ये एक दूसरी इक्वेशन हो गई। इक्वेशन को ऐसे लिखिए या फिर आप ऐसे करके लिख सकते हैं। 7x प्लस का 5y इक्वल टू जाएंगे तो प्लस का 9, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 9, तो यहाँ लिखेंगे आप माइनस का 9। यहाँ लिख सकते हैं 9x
माइनस का 8y इक्वल में माइनस का 10। ये दोनों ही तरीके आपके इक्वेशंस लिखने के हैं। आप इस तरीके से अपने इक्वेशंस को लिख सकते हैं। और ये इक्वेशन का एक पेयर है, इसे क्या बोलेंगे आप लोग, पेयर बोलेंगे। और इस पेयर में दो वेरिएबल है, एक x है और एक y है। यहाँ पर भी एक x है और एक y है, यानी टू वेरिएबल्स की इक्वेशंस हो गई और इक्वेशंस के पेयर हो गए। इसलिए आपका जो टॉपिक है, जो चैप्टर्स का नाम है, वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और आज हम उसका पार्ट नंबर 1 पढ़ रहे हैं। तो बेसिकली हम अपनी इक्वेशन को कैसे लिखते हैं, ये मैंने लिखना आप लोगों को यहां से बता दिया। तो मूव करते हैं आगे हम लोग। और क्या इंट्रोडक्शन है इसका। यू हैव ऑल्सो रीड इन क्लास 9th, अगर आप क्लास 9th पे जाएं, गिवन टू लाइन्स इन ए प्लेन। यदि हम किसी भी प्लेन पर दो लाइन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी दो लाइन्स कब रिप्रेजेंट हो सकती हैं, जब हमारे पास दो इक्वेशंस होंगी, तब दो लाइनें रिप्रेजेंट की जा सकती हैं। और अगर हमारे पास सिर्फ एक ही इक्वेशन होगी तो लाइन सिर्फ एक ही रिप्रेजेंट होगी। तो देयर विल बी ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग थ्री पॉसिबिलिटीज। अगर किन्हीं भी दो लाइंस को आपको किसी प्लेन के ऊपर रिप्रेजेंट करके दिखाना है तो आपके पास तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तीन पॉसिबिलिटीज ही दिखाई दे रही हैं। नंबर 1 पॉसिबिलिटीज क्या है, टू लाइंस की वो दोनों की दो लाइन है, वो आपस में इंटरसेक्ट कर सकती हैं। जैसा कि आप इस वाले ग्राफ में देख रहे हैं कि एक लाइन दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है और जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है उसे बोलते हैं एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। इसका मतलब ये हुआ कि जब दो लाइनें इंटरसेक्ट एक पॉइंट पर कर रही हैं तो उन दोनों लाइनों से जो सॉल्यूशन निकलेगा वो सिर्फ एक सॉल्यूशन निकलेगा। और वो लाइनें फिर एक बार कट करने के बाद दोबारा किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। पहली सिचुएशन ये हो सकती है। दूसरी सिचुएशन क्या है कि टू लाइंस विल नॉट इंटरसेक्ट। या तो ये हो सकता है कि आपने दो लाइंस को किसी प्लेन पर रिप्रेजेंट करा, तो दोनों लाइन को रिप्रेजेंट करने के बाद आपने देखा कि वो लाइनें एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। तो ऐसी सिचुएशन में वो दोनों लाइनें एक दूसरे के साथ क्या कहलाएंगी, पैरेलल कहलाएंगी। तो ये वाला जो केस है आपका, ये है पैरेलल लाइंस का। इसे क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइंस का। और जब लाइनें एक दूसरे से इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी तो किसी भी पॉइंट पर उसके सॉल्यूशन नहीं निकलेंगे। इसीलिए जब लाइंस पैरेलल्स होती हैं तो पैरेलल लाइंस पे सॉल्यूशंस फाइंड आउट नहीं हो सकते। तीसरी पॉसिबल कंडीशंस क्या हो सकती है कि टू लाइंस विल बी कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंस का मतलब है कि वो दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर आ जाएं इस तरीके से। यानी ये एक तरीके से दो लाइनें रिप्रेजेंट हो रही हैं। यानी आपने जब एक लाइन का ग्राफ पेपर पे पुट किया तो उसकी जो ये लाइन जा रही है, ये जो लाइन आप देख रहे हैं ब्लू कलर की, और आपने फिर दूसरी इक्वेशंस को भी उस ग्राफ पेपर को ऊपर प्लॉट किया तो वो भी इक्वेशन उसी सेम लाइन के बिल्कुल ऊपर आ गई। उसे कहते हैं कोइंसिडेंट हो जाना। तो जब भी किन्हीं दो इक्वेशंस को यानी टू लाइंस को आप किसी प्लेन पर रिप्रेजेंट करते हैं तो आपके सामने सिर्फ यही तीन पॉसिबल कंडीशन शो होती हैं और इन तीन कंडीशन के अलावा और कोई कंडीशन शो नहीं हो सकती। तो इन तीन कंडीशंस में ही आपको काम करना है, जिसके अंदर आप ग्राफ बनाएंगे तो या तो वो ग्राफ बनाने के बाद एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन आएगा, यानी एक ही सॉल्यूशन उसका निकल रहा है, या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं, या फिर नो सॉल्यूशन हो सकते हैं। और इसको आप बोल सकते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये कहलाएंगे आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन, ये कोइंसिडेंट लाइन और ये पैरेलल लाइंस। कोइंसिडेंट में मैनी सॉल्यूशन। मैनी सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि यहां पर दोनों लाइनें हर पॉइंट पर सॉल्यूशन निकल रहा है, इनका हर पॉइंट पर सॉल्यूशन निकल रहा है, तो आप जितने चाहो उतने सॉल्यूशन यहां पर देख सकते हो। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन इसी वजह से बोला जाता है। तो ये तीनों लाइनों को समझ में आ गया कि किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ पेपर पे। आगे देखते हैं, लिखा हुआ है कि ग्राफिकली मेथड ऑफ सॉल्यूशन। जो भी आप सॉल्यूशन करेंगे उसका ग्राफिकली मेथड क्या है अपनी लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का। तो वी कैन नाउ कंक्लूड द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइंस रिप्रेजेंटिंग ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एंड एग्जिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन एज फॉलोज। तो उसके जो सॉल्यूशंस निकलेंगे उसे आप क्या कह सकते हैं। तो नंबर 1 जो सॉल्यूशन मैंने अभी ग्राफ पेपर पे भी दिखाया हुआ है, उसकी लाइनें लिखी हुई हैं। लाइंस में इंटरसेक्ट इन ए सिंगल पॉइंट। एक बात बता दी, अगर लाइन सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो उसके जो सॉल्यूशन कहलाएंगे उसे आप यूनिक सॉल्यूशन कह सकते हैं, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन कह सकते हैं। और इसे कहते हैं आप कंसिस्ट पेयर ऑफ इक्वेशन। जिसके अंदर एक सॉल्यूशन निकल रहा है वो कंसिस्ट पेयर ऑफ इक्वेशन, वो इक्वेशन का पेयर कंसिस्टेंस कहलाएगा। दूसरे नंबर का पॉइंट क्या कहता है,
द लाइन्स में बी कोइंसिडेंट। अगर लाइन कोइंसिडेंट हो रही है तो इस केस के अंदर जो सॉल्यूशन निकल रहे हैं वो मैनी सॉल्यूशन निकल रहे हैं, और इस मैनी सॉल्यूशन के अंदर भी जो पेयर ऑफ इक्वेशन है वो भी कंसिस्टेंट कहलाएगा। तो कंसिस्टेंट की दो सिचुएशन है जहां पर सॉल्यूशन निकलेंगे। अगर आपके किसी भी दो लाइन पर सॉल्यूशन फाइंड हो गए तो वो कंसिस्टेंट कहलाएंगी, और जिस केस के अंदर आप देखेंगे कि दोनों लाइनें एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर रही, इसका मतलब वो पैरेलल ड्रॉ कर रही हैं, तो ऐसे पेयर ऑफ इक्वेशंस के जो सॉल्यूशन होंगे वो नो सॉल्यूशन कहलाएंगे। और नो सॉल्यूशन के केस में जो वो पेयर ऑफ इक्वेशन होगी उसे आप इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस कहते हैं। तो इनकंसिस्टेंस का केस सिर्फ एक है कि जब सॉल्यूशन निकलेगा ही नहीं तो वो इनकंसिस्टेंट हो गई, और जब सॉल्यूशन निकल रहा है एक निकलेगा या एक से कहीं ज्यादा निकलेंगे तो उस पेयर ऑफ इक्वेशन को कंसिस्टेंट के नाम से बोला जाता है। यहां पर उसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है कि कंसिस्टेंट सिस्टम का मतलब क्या है। अ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, यानी जिसके कम से कम एक सॉल्यूशन होना चाहिए उसे आप कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कह सकते हैं। और ऐसे इक्वेशंस जिसका एक भी सॉल्यूशन नहीं निकलता यानी सॉल्यूशन नहीं आता उसे आप इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। तो आपको ये वर्ड बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे कि जब इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी, जब लाइन इंटरसेक्टिंग होंगी तो उसके अंदर यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक का मतलब सिर्फ एक कहलाता है। और जब लाइन कोइंसिडेंट होंगी तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन कहलाएंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। और जब लाइन एक दूसरे के साथ पैरेलल बनेंगी, पैरेलल, तब जाकर उसको आप बोलेंगे नो सॉल्यूशन, कि उसके सॉल्यूशन नहीं निकल सकते। तो इस तरीके से आप लोगों ने ग्राफिकली मेथड को यहां पर समझा कि हम किस तरीके से ग्राफिकली मेथड के जरिए से अपनी इक्वेशन को समझ सकते हैं। आगे मूव करते हैं। आपको ये टेबल समझना भी बहुत जरूरी है, जिसके अंदर अभी आपने पीछे देखा था कि मैंने आप लोगों को जो इक्वेशन लिखकर दिखाई थी वो इक्वेशन कुछ इस तरीके से लिखी हुई थी कि आपने देखा इक्वेशन लिखी हुई थी a1x प्लस का b1y प्लस का c1 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन लिखी हुई थी a2x प्लस का b2y प्लस का c2 इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है इक्वेशन को लिखने की, यानी इक्वेशन को लिखने का जो स्टैंडर्ड तरीका है वो इस स्टैंडर्ड तरीके के अकॉर्डिंग हम लोग अपनी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसी के अकॉर्डिंग वो कह रहा है, यदि आप मान लीजिए कि ये a1 अपॉन a2, यदि ये a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 में अगर ये तीनों आपस में इक्वल हैं, यहां पर सबसे पहले इस वाली कंडीशन को देखिए, तीनों आपस में इक्वल हैं, यानी इससे ये पता चल रहा है कि ये जो इक्वेशन लिखी हुई है ये वाली और ये वाली इक्वेशन, इसमें जब आप इसको स्मॉल करोगे तो 2 1 2 और 2 2 4, यहाँ पर स्मॉल करोगे 3 1 3, 3 2 6, यहाँ स्मॉल करोगे 9 1 9 और 9 2 18, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 9 1 9 और 9 2 18, तो ये भी 1/2 1/2 1/2। इसका मतलब है 2 डिवाइड बाई 4, 3 डिवाइड बाई 6, 9/18, यानी इसका मतलब है कि a1 अपॉन a2 इक्वल हो गया b1 अपॉन b2 इक्वल हो गया c1 अपॉन c2। तो यहां पर दोनों ही इक्वेशंस के अंदर a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2 है। इसीलिए ये जो ग्राफ पे आप लाइन को रिप्रेजेंट करोगे तो वो एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट हो जाएंगी। कोइंसिडेंट का मतलब है कि अगर एक लाइन जो जाएगी सेम उसी के ऊपर दूसरी लाइन भी उसी के ऊपर आएगी, यानी वो कोइंसिडेंट हो जाएंगी। और जब लाइन कोइंसिडेंट होंगी तो उसके अंदर आप सॉल्यूशन कितने देख सकते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहली कंडीशन समझ में आई। दूसरी कंडीशन में आप देख रहे हैं कि ये 1/3, क्योंकि यहां पर इसका कोएफिशिएंट कितना है 1, तो a1 अपॉन a2 कितना हो गया 1/3, b1 अपॉन b2 हो गया -2/4। जब आपने इन दोनों को देखा, ये जो दोनों आप देख रहे हैं 1/3 और -2/4, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। इससे ये पता चला कि a1 अपॉन a2 इक्वल नहीं है b1 अपॉन b2 के, और जब भी a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे तब वो दोनों लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, इस टाइप से इंटरसेक्ट, और जिस पॉइंट पर काटेंगी वो एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। और इसको जब ग्राफ पेपर पर डालकर देखते हैं तो लाइन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इंटरसेक्टिंग, और जब इसको एल्जेब्रिकली देखेंगे तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आएगा जिसको आप यूनिक सॉल्यूशन के नाम से समझेंगे।
तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो दो इक्वेशन आप लोगों को मैंने यहां पर ये लिखकर दिखाई हुई हैं, इसमें जब मैं a1 अपॉन a2 का कंपैरिजन b1 अपॉन b2 से और c1 अपॉन c2 से करूंगा तो मुझे इस तरह से तीन तरह की सिचुएशन सामने आएंगी। दूसरी नंबर की सिचुएशन में तीनों ही आपस में इक्वल होने के बाद कोइंसिडेंट हो जाते हैं। पहले नंबर की सिचुएशन में a1 अपॉन a2 इक्वल नहीं होता b1 अपॉन b2 के, इसलिए वो लाइन इंटरसेक्टिंग कहलाती है, यानी उनका सिर्फ एक सॉल्यूशन कहलाएगा। और तीसरी सिचुएशन में क्या होता है कि यहां पर आप देखेंगे कि जो a1 अपॉन a2 है वो इक्वल है, क्योंकि 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 1/2 इक्वल टू 1/2, यानी ये सिचुएशन इक्वल है लेकिन उसके बाद वाला इक्वल नहीं है। इससे साफ पता चल रहा है कि a1 अपॉन a2 तो इक्वल है b1 अपॉन b2 के, लेकिन c1 अपॉन c2 लास्ट वाला इक्वल नहीं है। ये आप देख रहे हैं कि ये इक्वल नहीं है। तो जब ऐसी सिचुएशन आएगी कि c1 अपॉन c2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं होगा, तो उस कंडीशन में जब आप उस लाइन को ग्राफ पेपर पे डालेंगे तो आपका ग्राफ कैसी लाइनें शो करेगा? पैरेलल लाइन शो करेगा। और जब भी पैरेलल लाइन बनाई जाती है तब आपका सॉल्यूशन दिखाई नहीं पड़ेगा, यानी सॉल्यूशन पता नहीं चलेंगे, सॉल्यूशन नहीं होंगे उस पैरेलल लाइंस में। तो पैरेलल लाइन की सिचुएशन कभी भी सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट नहीं करेगी। बस आपको समझना यह है कि हमें दो इक्वेशंस में x के कोएफिशिएंट्स को इक्वल रख के चेक करना है, यानी a1 अपॉन a2 का कंपैरिजन b1 अपॉन b2 से और c1 अपॉन c2 से करना होगा। जब हमारी ये सिचुएशन तीन तरह की आ जाएंगी, नंबर 1 सिचुएशन, नंबर 2 सिचुएशन और नंबर 3 सिचुएशन, उसी के अकॉर्डिंग हमारे सॉल्यूशन भी पता चल जाएंगे। तो जिसको आप सॉल्यूशन बोलते हो वो है एक एल्जेब्रिकली इंटरप्रिटेशन, और जो इंटरसेक्टिंग लाइन, कोइंसिडेंट लाइन, पैरेलल लाइंस होती हैं उसे आप कहते हो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। क्योंकि जब तक मैं दो लाइनों को ग्राफ पेपर पे नहीं डालकर देखूंगा तब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्टिंग लाइन ड्रॉ करेगा, कोइंसिडेंट ड्रॉ करेगा या फिर पैरेलल लाइंस ड्रॉ करेगा। तो सबसे पहला काम मुझे ग्राफिकली मेथड के द्वारा ये चेक करना जरूरी है कि किस तरीके से मेरे ग्राफ बनाए जाते हैं। इस तरीके से जो अभी तक मैंने इंट्रोडक्शन दिया, उस इंट्रोडक्शन के अकॉर्डिंग आप लोगों के सामने मैंने यहां पर पहला क्वेश्चन रखा है। आप इस पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। पहला क्वेश्चन कहता है 10 स्टूडेंट्स हैं ऑफ क्लास 10th took part in mathematics quiz if the number of girls is 4, यानी 10 बच्चों ने मैथ्स की क्विज में पार्टिसिपेट किया और उसके बाद कह रहा है नंबर ऑफ गर्ल इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, लड़कियों की संख्या यानी नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 ज्यादा है। कहता है रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली, पहले तो इसकी सिचुएशन को क्रिएट करो आप, और जब वो क्रिएट हो जाए तो उसको सॉल्व करो ग्राफिकली। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है कि हम इसको एल्जेब्रिकली किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे ये लिखना जरूरी है। तो अब आपको इक्वेशन कैसे बनानी है? 10 स्टूडेंट है, अब 10 स्टूडेंट में गर्ल्स भी हैं और 10 स्टूडेंट्स में बॉयज भी हैं, तो नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज कितने कितने हैं वो यहां पर आप लिखोगे। तो ऐसे करके आप रिप्रेजेंट करोगे, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स, अगर मैं नंबर ऑफ गर्ल्स मान लूं, नंबर ऑफ गर्ल्स x हो गई और नंबर ऑफ बॉयज मेरे पास कितने हो गए? y हो गए। अब कुल मिला के 10 स्टूडेंट्स हैं, तो आप बोलेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 10, ये पहली इक्वेशन रिप्रेजेंट हो गई। अब दूसरी इक्वेशन में क्या बोला है कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो बॉयज से 4 ज्यादा है, तो अगर आपको मेंशन करना है तो आप ऐसे भी बोल सकते हो नंबर ऑफ गर्ल्स। अगर आप गर्ल्स देखोगे तो वो कितनी है? नंबर ऑफ बॉयज में 4 ऐड कर दिया जाए तो नंबर ऑफ गर्ल्स निकलेंगे। गर्ल्स कितनी मानी हुई है आपने? x, नंबर ऑफ बॉयज y प्लस 4, इक्वेशन बन गई x माइनस वाई इक्वल में 4। अब इन दोनों ही इक्वेशन को आपको क्या करना है, ध्यान से देखेंगे, इन दोनों इक्वेशन को ग्राफिकली मुझे सॉल्व करना है। अब ग्राफ बनाने के लिए इनके सॉल्यूशन निकालना है, तो सबसे पहले लिखूंगा मैं यहां पर इन इक्वेशन 1, पहली इक्वेशन लिखता हूं मैं x प्लस वाई इक्वल में कितना है? 10, ये फर्स्ट इक्वेशन है। अब आप इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू 10 माइनस वाई। अब y की वैल्यू पुटअप करेंगे, मान लीजिए y की वैल्यू मैंने 4 रखी तो x की वैल्यू आ गई 10 माइनस 4, इसका मतलब x की वैल्यू हो गई 6। यहाँ पर एक बॉक्स बना लीजिए इस तरीके से सॉल्यूशन निकालने के लिए,
याद आ रहा होगा, 9th में भी बनाए होंगे आप लोगों ने इस तरीके से। यहाँ पर x रखी है, यहाँ y रखी है। y की जगह पे आपने 4 रखा था तो x की जगह पे कितना आया 6। अब फिर से रखिए, y की जगह पे मैंने 5 रख लिया, x की वैल्यू हो जाएगी 10 - 5, इसका मतलब x की वैल्यू भी 5 हो गई। तो y की जगह पे 5 रिप्रेजेंट करा, x की जगह पे भी 5 आ गया। अब y की जगह पे मैंने रख देता हूँ 6 वैल्यू रख देता हूँ, तो x की वैल्यू हो जाएगी 10 - 6, इसका मतलब x = 4। y की जगह पे 6 रखा तो x की जगह पे 4 आ गया। ये आपकी पहली इक्वेशन का सॉल्यूशन निकल गया। इसी तरीके से आप इसकी सेकंड इक्वेशन का भी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। वो कैसे निकलेगा उसको देखिए। सेकंड इक्वेशन है तो यहां पर लिखोगे आप इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 है x - y इक्वल में 4, यानी x = हो गया 4 + y। अब y की जगह रखिए, y की जगह मान लीजिए 0 रख दिया तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 + 0, मतलब x की वैल्यू हो गई 4। यहां पर भी आप कॉलम बना दीजिए ऐसा। ठीक है, सभी लोगों को समझ में आ रहा है यहां तक। x और y में y की वैल्यू 0 रखी, x की वैल्यू 4 हो गई। फिर आ जाइए y की वैल्यू को आप कितना रख दीजिए 1 रख दीजिए, तो x की वैल्यू हो जाएगी 4 + 1, यानी x की वैल्यू हो गई 5, y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 5। y की वैल्यू को रख देता हूं मैं यहाँ पर 2 रख देता हूँ, x की वैल्यू हो जाएगी 4 + 2, यानी x बराबर कितना हो गया 6। इस तरीके से आपने अपनी जो दोनों इक्वेशंस हैं उसके सॉल्यूशन निकाल लिए, और यहाँ पर x की वैल्यू 2 रखी और y की वैल्यू 2 रखी तो x की वैल्यू 6 आई। ये पहली इक्वेशन के सॉल्यूशन आ गए और ये आपके सेकंड इक्वेशन के सॉल्यूशन आ गए। जब तक मैं यहाँ पर 3 डिफरेंट सॉल्यूशन को नहीं निकालूंगा तब तक मुझे ये नहीं पता चल सकता कि ग्राफ पेपर पे मेरी जो लाइन जा रही है वो सही है या गलत है। अब आप इसी वैल्यूज को ग्राफ पेपर पर रखेंगे। जैसे आप ये ग्राफ देख रहे हैं तो ग्राफ में आप इसको बोलते हैं x, और ये कहलाता है आपका x डैश, और यहाँ पर ये होगा y, और ये कहलाएगा आपका नीचे वाला y डैश। ठीक है, ये पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं x पे, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में जब आप देखेंगे तो x की वैल्यू माइनस होती है और y की वैल्यू प्लस होती है। थर्ड क्वाड्रेंट में देखेंगे तो x भी माइनस होता है और y भी माइनस होता है। ठीक है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में x की वैल्यू पॉजिटिव होती है और y की वैल्यू नेगेटिव होती है। इतना आपको समझ में आ गया। हमेशा इस पहले वाले को x बोलते हैं और इसको y बोलते हैं। ये फर्स्ट x कोऑर्डिनेट कहलाता है, बाद में y वाला कहलाता है। अब आपको पहले रखना है x की जगह पे 6 है और y की जगह पर 4 है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर x की जगह 6, y की जगह 4, तो x का 6 ये हो गया और y का 4 यहाँ पर, तो ये आपका पॉइंट हो गया जी। यहाँ पर ये क्या है 6 और 4। ठीक है, पहला को पॉइंट समझ में आ गया। फिर 5 और 5, 5 और 5 आपका कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा ये। ठीक है, ये हो गया आपके लिए 5 और 5। 4 और 6 अगला है, 4 और 6, 4 और 6 ये चला गया आपका 4 और 6। क्लियर है इतना। जब आप इस लाइन को रिप्रेजेंट मिलाएंगे, ठीक है, ध्यान से देखना, ये लाइन को मिलाना पड़ेगा इस तरीके से। ये यहाँ पर लाइन इस तरीके से मिलेगी, ये ऐसे जाएगी, यहाँ से ये तरीके से सीधी लाइन नहीं जा रही है, आप सीधी जाएगी, स्केल से मिलाकर देखिएगा जरूर। क्लियर है, ऐसे करके। तो पहली लाइन का ग्राफ बन गया ये। अब दूसरी लाइन में क्या है x4 y0, x4 y0, यानी यहीं पर आगे रुकेगा सिर्फ x4 y0। इसे आप बोलेंगे 4 और 0। दूसरी लाइन जाएगी यहाँ पर। अब ये चेंज कर देता हूँ मैं। फिर x का 5 y का 1, 5 और 1 ये यहाँ पर आएगा 5 और 1। क्लियर है, x का 6 y का 2, x का 6 और y का 2 यहाँ पर जाएगा ये। क्लियर हो गया। अब आप इस लाइन को फिर से मिलाएंगे यूं करके, जा रही नहीं जा रही है, देखिए ध्यान से, ये लाइनें आपकी दोनों लाइनें जा रही हैं। तो इस तरीके से मैं कह सकता हूं कि ये जो मैंने आपके सामने क्वेश्चन रखा था, पहला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन ने हमसे कहा था कि इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करिए। तो दोनों ही पहले मैंने इक्वेशन क्रिएट करी, पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन। पहली इक्वेशन के 3 सॉल्यूशन निकाल कर दिखाए, दूसरी इक्वेशन के 3 सॉल्यूशन निकाल कर दिखाए, और उन दोनों सॉल्यूशंस को आपने ग्राफ पेपर पर रख दिया। तो यहाँ पर जो ग्राफ बन रहा है वो कैसी लाइनें रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटरसेक्टिंग। ठीक है ना, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये कैसी लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो समझ में आ गया। अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है तो सॉल्यूशन कैसे होंगे, तो सॉल्यूशन बोलोगे आप यूनिक सॉल्यूशन। कैसे सॉल्यूशन आ रहे हैं उसके, यूनिक सॉल्यूशन।
तो ये पहला क्वेश्चन था जो अभी इंट्रोडक्शन दिया उससे रिलेटेड। उम्मीद करता हूं कि आपको ज़रूर क्लियर हो गया होगा पहला क्वेश्चन मैंने कैसे बनाया। आप अपने हिसाब से अपने ग्राफ पेपर पे ये सारी इक्वेशंस को रिप्रेजेंट ज़रूर करके देख लीजिएगा। तो पहला समझ में आ गया। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी स्टेटमेंट लिखी हुई है, आपको पहले इसको एल्जेब्रिकली चेंज करना होगा और जब आप एल्जेब्रिकली चेंज कर लेंगे तब उसका ग्राफ बनाया जाएगा। तो सबसे पहले लिखा हुआ है रोमिला वेंट टू ए स्टेशनरी स्टॉल एंड परचेज 2 पेंसिल्स। स्टेशनरी स्टॉल पर जाने के बाद उसने 2 पेंसिल परचेज करी और 3 इरेजर परचेज करी और कुल मिलाकर जो पेमेंट गई वो 9 रुपये की गई। हर फ्रेंड सोनाली सॉ द न्यू वेराइटीज ऑफ पेंसिल एंड इरेजर। उसकी फ्रेंड सोनाली को नई वैरायटी की पेंसिल्स और इरेजर नजर आई जो रोमिना ने लिए हैं उससे। तो शी ऑल्सो बॉट 4 पेंसिल्स एंड 6 इरेजर और सेम काइंड फॉर ₹18। अब मैंने यहाँ पर 4 पेंसिल और 6 इरेजर परचेज करी है, कितने रुपए में? 18 रुपीज में। इसको भी आप एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कॉस्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हम यहाँ पर लिखेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। अगर एक पेंसिल की कॉस्ट देखें तो एक पेंसिल कितने रुपए में आ रही है? मान लीजिए x रुपए में आती है। और कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर, एक इरेजर मान लेते हैं y रुपीज में आ रही है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर आप अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो सबसे पहले मैंने 2 पेंसिल खरीदी हैं। अगर एक पेंसिल x रुपए की आती है तो 2 पेंसिल कितने रुपए की हो जाएंगी? 2x रुपीज की 2 पेंसिल्स हो गई। एक इरेजर y रुपीज की आती है तो 3 इरेजर्स कितने की हो जाएंगी? 3 वाइज की। और कुल मिलाकर जो मैंने परचेज किया है वो 9 रुपीज का परचेज किया है। ये मेरी पहली इक्वेशन रिप्रेजेंट होगी। सेम उसी तरीके से जो उसकी फ्रेंड है उसने भी 4 पेंसिल्स परचेज करी हैं। तो 4 पेंसिल्स की कीमत कितनी हो जाएगी? 4x रुपीज, क्योंकि एक पेंसिल x रुपए की है। 4 पेंसिल खरीदूंगा तो 4x रुपीज की हो जाएगी। 6 इरेजर, एक पेंसिल इरेजर y की है तो 6y की हो गई। और कुल मिलाकर मैंने यहाँ पर 18 रुपीज का परचेज कर लिया। अगर आप दोनों इक्वेशन बनाने के बाद एक चीज पर गौर डालें, जरा ध्यान दें कि अगर आप ये निकालते हैं a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2, इसमें मैंने 3 कंडीशन बताई थी। ये वाली कंडीशन आपको याद आ रहा होगा कि ये वाली कंडीशन थी कोइंसिडेंस की। बताई थी नहीं बताई थी? कोइंसिडेंट कब होता है? जब ये तीनों आपस में इक्वल होते हैं। आप देखिए यहाँ पर क्या कुछ ऐसा आ रहा है। देखिए यहाँ पर अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा 2 1 2 2 2 4 1/2 हो जाएगा। 3 1 3 3 2 6 1/2 हो जाएगा। 9 1 9 9 2 18 1/2 हो जाएगा। इससे ये पता चल रहा है कि ये लाइन जो है वो कहीं ना कहीं कैसे जाने वाली है? कोइंसिडेंट लाइन होने वाले हैं। यानी इसके ऊपर सॉल्यूशन कैसे आएंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। अब चेक करके देखते हैं कि ग्राफिकली मेथड से इसके अंदर किस तरीके का ग्राफ बन रहा है। क्या कोइंसिडेंट लाइन का बनेगा, इंटरसेक्टिंग का बनेगा, या पैरेलल्स का ड्रॉ होगा। अब आपको क्या करना है? इन इक्वेशन 1 इसके सबसे पहले सॉल्यूशन निकालना है। इन इक्वेशन 1 पहली इक्वेशन को लिखना है 2x प्लस 3y इक्वल में 9। तो आप लिख सकते हैं 2x प्लस 3y, एक मिनट, 2x और हम यहाँ पर बोलेंगे इक्वल में 9 माइनस 3y। x की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 9 माइनस 3y डिवाइड बाई 2। अब आपको यहाँ पर क्या करना है? y की वैल्यू को रिप्रेजेंट करना है। y की वैल्यू इस तरह से रखिए ताकि वो 2 से पूरा पूरा डिविजिबल होना चाहिए। अगर वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा तो ज़्यादा बेहतर, आपको ग्राफ बनाने में आसानी रहेगी। तो y की वैल्यू में क्या रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? सबसे पहले मैं यहाँ पर कितना रख लूँ? मैं 1 रख लेता हूँ। तो y की वैल्यू को मैंने रखा 1। तो x की वैल्यू हो जाएगी 9 माइनस 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी x इक्वल टू हो गया 9 माइनस 3 इक्वल टू 2। x की वैल्यू आ गई 9 में से 3 गया 6, इसको 2 से डिवाइड करा दो 3। और यहाँ पर आप इसका बॉक्स रिप्रेजेंट करिए ऐसे करके। ठीक है, ये x और y की वैल्यू 1 रख देने पर x की वैल्यू आ गई 3। अब y की वैल्यू कितनी रख सकते हैं आप? 2 3 रख दीजिए यहाँ पर y की वैल्यू 3। तो x की वैल्यू हो जाएगी 9 माइनस 3 इंटू 3 अपॉन 2। फिर x की वैल्यू हो जाएगी 9 माइनस 9 अपॉन 2। 9 में से 9 गया 0, और जिसके ऊपर 0 हो नीचे नंबर हो, आंसर कितना आएगा? 0। y की वैल्यू 3 रिप्रेजेंट करी तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 0। क्लियर है यहाँ पर? एक मिनट,
हेलो जी, बोलिए, कुछ कहना है? हेलो। तो आप वैल्यू देख रहे हैं किस तरीके से आ रही है? मैंने यहाँ पर y की वैल्यू 3 रखी है, तो 3 इंटू 3, 3 3 9, 9 में से 9 2, 9 में से 9 गया 0/2, एंड x की वैल्यू 0 सही आ रही है मेरी। अब y की वैल्यू कितनी रखूँ? नेक्स्ट y की वैल्यू मैं यहाँ रख लेता हूँ, 4 रख दूँ, 5 रख दूँ, 5 रख लेता हूँ। y की वैल्यू 5 रखी, तो x की वैल्यू हो जाएगी 9 - 3 इंटू 5 डिवाइड बाई 2, तो x की वैल्यू हो जाएगी 9 - 15 डिवाइड बाई 2, x की वैल्यू आ जाएगी 15 में से 9 जाएगा तो माइनस का 6 बचेगा, -6 को 2 से डिवाइड करूंगा, -3। तो y की वैल्यू 5 रखने पर x की वैल्यू -3 आ गया। ये पहली इक्वेशन सॉल्व हो गई। अब इसी तरीके से आप इसकी दूसरी इक्वेशन सॉल्व करेंगे। दूसरी क्वेश्चन क्या है आपके सामने? सेम है, 4x + 6y = 18। अब आप देख रहे हैं कि इस इक्वेशन को मैं बोथ साइड 2 से डिवाइड कर देता हूँ। इस पूरी इक्वेशन को भी 2 से डिवाइड कर रहा हूँ और इसको भी 2 से डिवाइड कर देता हूँ। 2 से डिवाइड करने पर ये बन गया 2x प्लस का 3y और इक्वल में 9। ये इक्वेशन भी बिल्कुल सेम ऐसी हो गई जैसे आपकी पहली वाली इक्वेशन थी। ये देखिए आप, ये दोनों बिल्कुल सेम हो गई। तो इससे मान सकता हूं मैं कि जो फर्स्ट इक्वेशन के सॉल्यूशन आए हैं यही सॉल्यूशन इस वाली इक्वेशन के भी कहलाएंगे। तो मुझे फिर इस इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालकर देखने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है ना? मैं इसके सॉल्यूशन निकालकर नहीं देखूं तो भी मेरा काम चल जाएगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा आप लोग। तो यहां पर डबल सॉल्यूशन निकालने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो इसी सॉल्यूशन को एक बार रख दीजिए, क्योंकि आपको पता चल गया कि ये जो दोनों इक्वेशन हैं ये दोनों बिल्कुल सेम हैं। इसलिए अगर इक्वेशन बिल्कुल सेम है तो जब मैं ग्राफ बनाऊंगा और ग्राफ पर मेरी लाइन रिप्रेजेंट होगी तो वो लाइन एक दूसरे के ऊपर आएगी, क्योंकि दोनों के सॉल्यूशन बिल्कुल सेम है। चलो मैं इसका ग्राफ बनाकर भी देख लेता हूं। आप इक्वेशन याद रखिएगा, ये 3 1 है, 0 3 है और -3 5 है। तो यहां पर अगर मैं अपने ग्राफ पेपर पर रखूं तो सबसे पहले मेरा है 3 1 3 1, ये मेरा 3 1 हो गया। यहां पर 3 1 आ गया, 3 और 1 क्लियर है। यहां पर दूसरा क्या था? दूसरे नंबर पे था 0 3 फिर -3 5, 0 और 3, ये हो गया यहां पर दूसरा 0 और 3, फिर x का -3 और y का 5, ये यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है -3 5। आप इसको ज्वाइन कर दीजिए। जब आप इसको ज्वाइन करेंगे कुछ इस तरीके से तो ये लाइन कुछ ऐसे जाएगी। क्लियर है? समझ में आया ज्वाइन कैसे हो रहा है? और जब आप दूसरी इक्वेशन को डालेंगे तो वो दूसरी इक्वेशन भी इसी के ऊपर आएगी। तो आप इस तरीके से एरो लगाकर दिखाएंगे इसमें, यहाँ पर ऐसे ये एरो लगाए जाएंगे। और चाहो तो आप इसके ऊपर लिख दो कि ये कौन सी इक्वेशन है। इक्वेशन का नाम क्या था? एक मिनट देख लेता हूं मैं। इक्वेशन है 2x + 3y = 9। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ ये इक्वेशन है मेरी 2x + 3y = 9, और ये पहली इक्वेशन है और यही दूसरी इक्वेशन भी है। और चाहूँ तो इसी के ऊपर दूसरी इक्वेशन को भी लिख देता हूँ। तो दूसरी इक्वेशन क्या लिखूंगा मैं? दूसरी इक्वेशन को यहाँ लिख देता हूँ 2x + 4y = 18। ये इक्वेशन नंबर मेरी दूसरी है। तो इस तरीके से आपका ये ग्राफ बन गया। यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ x डैश, ये y है और यहाँ पर ये y डैश। आया क्वेश्चन समझ में किस तरीके से ग्राफ बनेगा? तो आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई कि जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आएगी तो आप इसके अकॉर्डिंग चेक भी कर सकते हैं। यानी अब जो आपका ग्राफ बन रहा है वो ग्राफ आपने क्या देखा? वो ग्राफ आ रहा है कोइंसिडेंस ग्राफ है। और कोइंसिडेंस पे जो सॉल्यूशन निकलते हैं उसे आप बोलेंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। क्या बोलेंगे? मैनी सॉल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया? अभी तक मैंने दोनों करके बता दिए, एक इंटरसेक्टिंग का और एक इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस का। आगे मूव करते हैं हम, एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, और इसके अंदर देखते हैं किस तरह की लाइंस रिप्रेजेंट होती हैं, क्योंकि हमें ये चीज समझना जरूरी है कि लाइंस किस तरह से आएंगी। तो द पाथ ऑफ अ ट्रेन ए इज गिवन बाय द इक्वेशन। आपके पास एक इक्वेशन पहले से ही गिवन है, x + 2y - 4 = 0, इक्वेशन नंबर 1 है। और दूसरी ट्रेन का पाथ यानी 2x + 4y - 12 = 0, ये क्वेश्चन नंबर दूसरी हो गई। दोनों इक्वेशन आपके सामने दी हुई हैं और इन दोनों इक्वेशन को आप लोगों को ग्राफिकली चेक करके बताना है कि इनके लाइंस किस तरीके से जाएंगे। अब सबसे पहले आप इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करिए। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा इन इक्वेशन नंबर 1, और 1 के अंदर है x + 2y
-4 को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया +4। अब देखिए आप, मैं यहाँ पर x को यहीं रख रहा हूँ और 4 - 2y लेके चल रहा हूँ, क्योंकि मैं फ्रैक्शन से बचना चाहता हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि जब भी मैं सॉल्यूशन निकालूँ तो मेरा फ्रैक्शन में ना आए, ताकि मेरे को वैल्यू रखने में ईजी हो। अब सबसे पहले मैं वैल्यू रखूँगा y की। y बराबर मैंने 0 रख दिया, तो x की वैल्यू हो गई 4 - 2 × 0। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई 4 - 0, तो x की पहली वैल्यू आ गई जी 4। यहाँ पर बॉक्स बना देता हूँ। आपने y की वैल्यू को रखा 0, तो x की वैल्यू आ गई 4। दोबारा से रखिए, y की वैल्यू रख देता हूँ 1, तो x की वैल्यू हो जाएगी 4 - 2 × 1, तो x की वैल्यू हो गई 4 - 2 × 1 2, x बराबर आ गया 2। y की वैल्यू 1 रखी, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 2। अब y की वैल्यू को मैं यहाँ पर रख देता हूँ 2, तो x बराबर हो गया 4 - 2 × 2, यानी x बराबर हो गया 4 - 4, यानी x = 0, y की वैल्यू 2 और x = 0। ये आपकी पहली इक्वेशन सॉल्व हो गई। अब इसी तरीके से आप दूसरी इक्वेशन के भी सॉल्यूशन निकाल कर देखेंगे कि दूसरी इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या आ रहे हैं। यहाँ पर लिखूंगा मैं इन इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन है 2x + 4y - 12 = 0। तो यहाँ से सॉल्व करता हूँ, 2x बराबर हो जाएगा 12 - 4y और x की वैल्यू हो जाएगी 12 - 4y / 2। अब यहाँ पर y की वैल्यू पुटअप करेंगे आप। y की वैल्यू कोशिश यही करनी है कि ऐसी रखें कि 4 में से मल्टीप्लाई करने के बाद 4 और y को मल्टीप्लाई करने के बाद 12 में से सब्ट्रैक्ट करूं तो 2 से डिविजिबल भी हो जाए। ये चीज़ ध्यान रखनी होती है करते समय कि आपको इस तरीके की वैल्यू रखनी है कि वो 2 से डिविजिबल भी एग्जैक्ट होना चाहिए। क्लियर है ना। अब यहाँ पर मैंने y की वैल्यू को सबसे पहले रख दिया 1, x की वैल्यू हो जाएगी 12 - 4 × 1 / 2, x की वैल्यू हो जाएगी 4 1 4, 12 में से 4 जाएगा 8, 8 को 2 से डिवाइड करूंगा 4। यहाँ पर आप इसका बॉक्स बना दीजिए इधर। y की वैल्यू 1 रखी, तो x की वैल्यू कितनी आई 4। अब y की वैल्यू आप कितनी रखेंगे, मान लीजिए 2 रख देता हूँ, तो x की वैल्यू हो जाएगी 12 - 4 × 2 / 2, x की वैल्यू हो गई x बराबर 4 2 8, 12 में से 8 गया 4 और 2 से डिवाइड करा तो 2। ये चीज़ समझ में आ रही है ना, डिवाइड और मल्टीप्लाई सब कुछ। 4 2 8 होता है, 12 में से 8 जाएंगे 4 बचेगा, 4 को 2 से डिवाइड करूंगा 2 आ जाएगा। अब y की वैल्यू रख दी मैंने यहाँ पर 3, तो x बराबर हो जाएगा 12 - 4 × 3, नीचे 2, x की वैल्यू हो जाएगी 4 3 12, 12 में से 12 सब्ट्रैक्ट करूंगा 0, 0 / 2 मतलब 0, y की वैल्यू 3 रखने पर x की वैल्यू 0 आ गई। तो इस तरीके से आप लोग, आपके पास जो 2 इक्वेशंस थी उनके सॉल्यूशंस, आपने एक ये सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिए और एक ये सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिए। अब इन सॉल्यूशंस को आप लोगों को क्या करना है, ग्राफ पेपर पर डालकर देखना है और किस तरीके की लाइन आएंगे ये पता चलेगा। x की वैल्यू 4 है, y की 0 है, x की वैल्यू 4 है और y की 0 है, तो यहाँ पर आ गया पहला 4 और 0, ठीक है। फिर x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, x की 2 y की 1, ये यहाँ पर बनेगा 2 और 1। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 2, ये आ गया यहाँ पर, ठीक है। आप इसको मिला दीजिए, ये देख लीजिए पहली लाइन आपकी ये आ रही है इस तरीके से, और इस लाइन का नाम क्या है वो आप लिख सकते हैं। ये वैल्यू है 2 और 1 और ये वैल्यू है 0 और 2। इस लाइन को आप बोल सकते हैं, ये लाइन है x + 2y - 4 = 0। पहली लाइन हो गई। दूसरी लाइन में x4 है, अगर आप देखेंगे यहां पर तो x4 है y1 है, x4 है और y1 है, तो यहां पर शुरुआत होगी ये वाला, ये 4 और 1 होगा। फिर x2 है y2 है, x2 है और y2 है, ये यहां पर आएगा लगभग 2 और 2। फिर x0 है y3 है, x0 है y3 है। अगर आप इस लाइन को मिलाएंगे तो आप देख रहे हैं ये कुछ पैरेलल जा रही है, मिलेगी नहीं। अगर मैं इसको दोबारा से एक बार मिलाकर दिखाता हूँ, थोड़ा सा टेढ़ी हो गई ना तो वो समझ में नहीं आ रही कि किस तरीके से है। यहाँ पर आप देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, ये पैरेलल जाएंगी, देख रहे हो ना कहाँ से कट रही है, ये देखो। तो ये दोनों लाइनें कैसे निकल रही है, एक दूसरे के साथ पैरेलल निकल रही है। इस तरीके से एरो डालकर, और आप बता दीजिए इक्वेशन कौन सी है। ये इक्वेशन है आपकी
2x प्लस 4y माइनस का 12 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से आपने देखा कि तीसरी वाले जो क्वेश्चन था हमारा, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड, इस थर्ड क्वेश्चन में जो लाइनें चल रही हैं वो कैसे चल रही हैं, पैरेलल चल रही हैं। और जो पैरेलल लाइनें होती हैं तब आप क्या बोलोगे, उसके सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं किए जा सकते, तो नो सॉल्यूशंस गिवन, तो इसका सॉल्यूशन आप निकाल ही नहीं सकते। क्लियर होगा ना बात को। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर हम लोगों ने 3 क्वेश्चंस करे और आज हम लोगों का जो टॉपिक था ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन वो भी हम लोगों ने समझ लिया। और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात थी, मैं दोबारा से यहाँ बता रहा हूँ, इस चीज़ को ध्यान रखना, जब भी a1/a2 की वैल्यू इक्वल नहीं होगी b1/b2 के, तब हमेशा ग्राफ पेपर पर जो लाइनें आएंगी वो इंटरसेक्टिंग आएंगी। दूसरे केस में जब a1/a2 इक्वल होगा b1/b2 के और इक्वल होगा c1/c2 के, तब हमेशा ग्राफ पेपर पे जो लाइनें आएंगी वो कोइंसिडेंस करेंगी। और कोइंसिडेंस के अंदर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइटली सॉल्यूशन होते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन में यूनिक सॉल्यूशन बनते हैं, यूनिक सॉल्यूशन बनते हैं। और तीसरा नंबर, जब a1/a2 इक्वल होता है b1/b2 के और नॉट इक्वल होता है c1/c2 के, तो हमेशा लाइनें पैरेलल ड्रॉ करती हैं। क्या ड्रॉ करेंगी, पैरेलल। और पैरेलल ड्रॉ करने में नो सॉल्यूशन होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं अपनी इक्वेशन को, अगर मैं इस इक्वेशन को यहाँ पर रिप्रेजेंट करूँ तो यहाँ पर जो a1/a2 था वो है 1/2, आप देख रहे हैं यहाँ पर ये 1 है और ये 2 है, तो 1/2। और उसी तरीके से जो b1/b2 था वो था 2/4, इसको भी कैंसिल करोगे तो 1/2 आ जाएगा। इससे साफ पता चल रहा है कि a1/a2 इक्वल दिखाता मुझे b1/b2 के, लेकिन जब आप आगे देखेंगे 4 1 4, 4 3 12, तो ये c1/c2 के इक्वल नहीं आ रहा, c1/c2 के इक्वल नहीं आ रहा। इसी वजह से ये जो इक्वेशन आपके सामने दोनों लिखी गई हैं, इनकी लाइंस कैसे रिप्रेजेंट कर रही हैं, पैरेलल लाइंस रिप्रेजेंट करती हैं ऑन ग्राफ पेपर। तो उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को ज़रूर समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई भी किसी तरीके का डाउट अभी भी फील हो रहा है तो वो मुझे बता दीजिए, मैं उसको समझा दूंगा, क्लियर कर दूंगा। और आपको ये क्लास अगर समझ में आई हुई है तो आप बहुत अच्छे से इसको रिवीजन कर लीजिएगा। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच।